बागपत और शामली में सबसे बड़ा खतरा ठंड से नहीं था, पर सड़कों की हालत से था। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ और रोज 21, 22, 23 किलोमीटर चल लेता हूँ, पर जो मैंने कल और आज देखा है बागपत और शामली में, मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा। सबसे बड़ा खतरा सड़कों से मिला और आज मुझे 4 या 5 बार बचना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ था। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 1-2 घंटे के लिए बागपत आएँ, शामली आएँ और देखें सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हालत है। आपके सवाल हैं? सर एक मिनट सर, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे एक यात्री अभी लेट आए, तो उनसे परिचय करा दूं, फिर आप सवाल लें। सर समय पर आना चाहिए यार, समय पर आना चाहिए। मैं ओम प्रकाश कुशवाहा सर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हूँ। सर इस यात्रा में हमें चलने के लिए अवसर मिला है। इसके लिए नाम बताइए। नाम ओम प्रकाश कुशवाहा सर। धन्यवाद सर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का बयान आया। मैंने इसका जवाब दे दिया है। बार बार ब्रजेश पाठक के सवाल के बारे में मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सर बीजेपी के एक मंत्री ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों के साथ है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कहती थी। क्या ये सही है? किसने किया? बीजेपी के एक नेता का बयान आया है। कौन नेता? किसने कहा? किसने टुकड़े किए? पाकिस्तान के टुकड़े किए हमने, हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं। जो टुकड़े कर रहे हैं भारत के, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं जो नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आरएसएस बीजेपी बांटती है, कांग्रेस बांटती नहीं है। सर अभी आपने एक बात कही थी, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना विपक्ष मजबूत होगा। यस। जयंत चौधरी आपके साथ आ गए, भले ही वो यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन आपको समर्थन दिया है। कल हमने बागपत में शामिल में देखा, तमाम उनके कार्यकर्ताओं में भी ऐसा उत्साह है जैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से पश्चिम से पूरब तक एक बड़ा संदेश जाएगा? और क्या साइकिल और हाथी का भी साथ भविष्य में मिल सकता है बात भारत जोड़ने की? 2024 के संदर्भ में जो तैयारी करनी है अभी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष की पार्टियों एक होकर उनके आपस में जो बातचीत होनी चाहिए, एक सकारात्मक कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। वो होगा। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसका सामना हमें करना है। उसके बाद ही 2024 में क्या होगा उस पर सोच विचार होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो समर्थन हमें मिला है, हालांकि वो नहीं थे, समाजवादी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बीएसपी के कोई सदस्य नहीं थे, आरएलडी के कार्यकर्ता काफ़ी भारी मात्रा में कल मौजूद थे, कल दोपहर को और कल शाम को। तो ये सब अच्छा सकारात्मक संकेत है और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे और एक मजबूत ऑपोजिशन, विपक्ष का एक कार्यक्रम हम बना सकते हैं। सिर्फ एंटी मोदी प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा, हमें एक सकारात्मक कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा जनता के सामने। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संविधान को और मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो ये पॉजिटिव कार्यक्रम हमें देना होगा। इस पर बहुत कुछ काम करने बाकी हैं। आपने भी एक बहुत अच्छी बात खुद एक्सेप्ट की है सर आपने, कि 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, यानी इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने है। ये यात्रा को पहले ही निकालना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। मैंने पब्लिकली भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ साल पहले हमें निकालना, क्योंकि हम विचारधाराओं की लड़ाई में हैं, सिर्फ चुनावी लड़ाई में नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है और हमने जो विचारधारा की लड़ाई से हम थोड़ा पीछे हट गए थे, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे। हमेशा हम एक चुनाव के मशीन बन गए थे। तो हमें अभी एक विचारधारा का मशीन बनना है। बीजेपी के एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। सॉरी, यूपी में राहुल जी ने दोनों दिन नाइट स्टे क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? सर इनका ये कहना है राहुल जी ने नाइट स्टे नहीं किया यूपी में।
दिल्ली जा रहे सर ये हैं सवाल था कि दिल्ली से जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, यूपी में प्रवेश किए थी, तो वो लोनी से वापस चले गए। भाई इस सवाल का जवाब आप जानते हैं यार, आप जानते हैं यार, थोड़ा संवेदनशील आप जानते हैं ये सवाल, आप फिर भी ये पूछते हैं। कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं यार, ऐसे क्या कोई सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। संवेदनशील होकर सवाल पूछा जाए। सर बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जब देखिए प्लीज एक आदमी एक मैं बार सवाल हेडलाइन के लिए जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? आप मुझे गंभीर सवाल पूछिए, मैं उसी गंभीरता से मैं जवाब दूंगा। हेडलाइन की पूछे फलाना ने ये कहा, आपका क्या रेस्पॉन्स है, मैं ऐसे सवालों को जवाब नहीं दूंगा। सर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए कश्मीरी क्यों चुना सर? फाइनल डेस्टिनेशन कश्मीरी क्यों है? क्यों मैं कहूंगा ना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कन्याकुमारी से काबुल नहीं हो सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर है, सर फाइनल डेस्टिनेशन काबुल नहीं हो सकता, कश्मीर नहीं हो सकता। कश्मीरी क्यों है सर? 370 आपने की वजह से, हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? 370 की वजह से सर। आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? सर उत्तर की कोने में कौन सा राज्य है हमारा? बताइए। बताइए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। मेरा सवाल ये है, अरे यार, अरे मैं आपसे भाई। सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक नक्शा दे देता हूँ, बाद में देखिएगा। वो बात सही है। प्लीज भैया, हो गया आपकी बात भाई, प्लीज आपका जवाब मिल गया, प्लीज दूसरों को अवसर दें। अगर आप मेरा सवाल प्रकाशित करना चाहते हैं आप कहिए, क्योंकि कन्याकुमारी से काबुल नहीं जा सकते, कन्याकुमारी से हम सिर्फ कश्मीर जा सकते हैं। कमाल यार, कैसे सवाल पूछते हो आप लोग। उनका हाँ जी, सवाल तो हम प्लीज नहीं करेंगे ना सर, सवाल तो ये है 370 एक सेंसिटिव भाई आपका जवाब मिल गया मेरे भाई, इसका जवाब दें। प्लीज हो गया, प्लीज वहाँ भी अरे रुक प्लीज, हो गया आपका सवाल, प्लीज बहस की बात नहीं है, आपका प्रश्न किया, उसका जवाब मिल गया, प्लीज। शंकराचार्य कहाँ तक गए बताइए, बिल्कुल सही, यही तो शंकराचार्य कहाँ तक गए बताइए ना। यही तो सुनना चाहते शंकराचार्य कहाँ से शुरू किया? कन्याकुमारी के पास कालड़ी। शंकराचार्य कहाँ तक गए? किधर? शंकराचार्य हिल कहाँ है? शंकराचार्य पर्वत कहाँ है? श्रीनगर में है। यही तो तो सवाल। आप शंकराचार्य से क्यों पूछते हैं कि नहीं, आप श्रीनगर के बाहर क्यों नहीं गए? Rahul Gandhi talked about fear. Rahul Gandhi personified fear. Rahul Gandhi depicted fear in a certain form. Do you think that fear is weakening of the democracy? And what is the stand of Indian National Congress to address that fear? Sorry? There is fear that Rahul Gandhi addresses against. What is the fear and how will the Indian National Congress address the fear? What fear? Fear in the country, डरो मत जो वो कहते हैं, वो कौन सा डर है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, पर समझते हैं ना? मैं समझा नहीं। हमने कहा है आज, हाँ आपका सुनाई देगा। आप पूछिए, आराम से पूछिए। In each and every speeches, Rahul Gandhi stated one thing, that is fear. That daro mat and mohabbat karo. Yes, yes. So how do these Rahul Gandhi personify that fear in a certain form? Be bold. Yeah. Do you think that fear is weakening of the democracy, and how Indian National Congress is addressing that fear? The only way to reduce fear is to strengthen democratic institutions. Follow the constitution. Strengthen constitutional institutions. Strengthen the media. Strengthen the judiciary. Strengthen parliament. Strengthen laws. वही तो कह रहे हैं। अगर आप किसानों की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो किसान डरे रहेंगे। आप युवकों को बेरोजगार बनाओगे तो युवक डरे रहेंगे। आप महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो महिलाएं और दलितों भी डर में रहेंगे। तो अगर आपके मन में यह है कि आप संविधान के जो प्रावधान हैं उसको सही तरीके से लागू करेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको और मजबूत बनाएंगे, तो ये जो डर का माहौल है, आज माहौल क्या है? डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो लोकतंत्र से ही इसको हटाया जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, ताकि लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा सकें
कि हम उनके साथ हैं, डरिए मत, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है, पर आपकी लड़ाई जो है रोज़ाना लड़ाई है, रोज़गार के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोज़गारी के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे आपके पक्ष में। आरएसएस भारत को अखंड भारत बताती है। प्लीज भैया, एक आदमी एक सवाल, दूसरे लोगों को मौका दे दें। आरएसएस भारत को अखंड भारत बताती है। आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल के चल रहे हैं, तो भारत टूटा ही कब था? राहुल जी ने पहले भी कहा है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल राहुल जी से किया गया था एक बार, और उन्होंने कहा था मैं आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहता हूं। कई लोग हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर उनका मुकाबला हमें करना है, उनको समझाना है कि वो तरीका गलत है। जो अनेकताएं हमारे देश में, वो अनेकताओं को सम्मान नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से आरएसएस सोचती है। हमारा संविधान है, हम संविधान के आधार पर ये लोकतंत्र चलाते हैं, और जो आरएसएस बीजेपी चाहती है, यूनिफॉर्मिटी चाहती है, समानता चाहती है, कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं, पर वास्तव में क्या चाहते हैं कि एकता, बराबर, सब एक ही समान, हम सबको देखेंगे। एक बात समझिए, अगर आप हमारे देश की अनेकताओं को दबाएंगे तो हमारी एकता खतरे में है। सबसे बड़ी खतरा हमारे देश में इसी से पैदा होता है कि हम अनेकताओं को सम्मान नहीं देते हैं, हम अनेकताओं को पहचानते नहीं, हम अनेकताओं को राजनीति में सही जगह नहीं देते, उनका जश्न नहीं बनाते। हमारे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत क्या है? अनेकता से एकता। सिर्फ अनेकता में एकता नहीं, अनेकता से एकता। अनेकताओं को स्वीकारो, अनेकताओं को पहचानो, अनेकताओं को जश्न मनाओ, और आपको एकता मजबूत दिखाई देगा। यही फर्क है कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सर, आपने एक बात कही और ये कहा कि बागपत और शामली में मुझे सड़कें ऐसी, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में हाँ, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने निशाना साधा है। अगर बागपत से शामली की सड़क की बात करें तो शायद इससे पहले और ज्यादा बुरी स्थिति थी। देखिए 23 कितने साल हो गए कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में? 32 साल हो गए। 32 साल में कितने सरकारें आई, कितने सरकारें आई, और किसी भी सरकार में कांग्रेस का हाथ नहीं था। बिहार में कह सकते हैं कुछ सरकारें ऐसी थी जहां हम गठबंधन में थे। उत्तर प्रदेश में एक भी सरकार 32 साल में कांग्रेस का हाथ नहीं था। और सड़कें की हाल देखिए, और ये बागपत और शामली है जो कृषि के नज़रिए से बड़े एडवांस जिले हैं, ये गरीब जिले नहीं हैं। हरित क्रांति पहले यहीं आई थी, और हरित क्रांति के प्रांत में अगर सड़कों की हालत ये है तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी होगी। सर, इससे पहले आप इन सड़कों पर कब निकले थे? मैं कई बार आ चुका हूँ, मैं कई बार आ चुका हूँ, और पहली बार सड़कों पर चल रहा हूँ, मैं सर चल रहा हूँ। समय जो हालत है शायद वो पहले से बेहतर है। कल मैं 23-24 किलोमीटर चला हूँ। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अच्छी नहीं, अरे प्लीज प्लीज, हो गया आपका जवाब, हो गया भैया, आप दूसरों को अवसर दें। सर, मेरा एक सवाल है, पूर्वांचल एक्सप्रेस जगह पर आप एक सवाल है। हाँ, एक मिनट। सर, आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर हुसैन दलवाई आपकी पार्टी के लीडर महाराष्ट्र, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि भगवा कपड़े पहनने से व्यापार नहीं आएगा, उद्योग धंधे नहीं आएंगे, आपको थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, मॉडर्न होना पड़ेगा। ठीक है यार, हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं, पर बोल लेते हैं, मैं हमेशा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है, जिस जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये ऊंचा गांव है, ये कैराना से सटा हुआ है, ये वही कैराना है जहां से पलायन का प्रकरण, पलायन का मुद्दा उठा था। आज से 5-7 साल पहले क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, व्यापारियों का मर्डर हो जाया करता था। इसी जगह पर जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं पर पीएससी का कैंप बनने जा रहा है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी भी आप कहीं पर मतलब भाजपा? हमारे यहाँ 3 उत्तर प्रदेश के
महारथी बैठे हुए हैं, एक प्रवक्ता है, एक अध्यक्ष है और एक CLP है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसका सवाल, इन सवाल का जवाब आप दीजिएगा। नहीं, देखिए जो दंगे हुए थे उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे आप लोगों को पता है? कौन लोगों का हाथ उन दंगों में था, किन पे मुकदमे हुए थे? नहीं, मैं कैराना पलायन की बात कर रहा हूँ, वो मुजफ्फरनगर दंगा था। मैं पलायन प्रकरण की बात कर रहा हूँ। नहीं क्या आप बोले? मैं पलायन की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आप कैराना पलायन की बात कर रहे हैं, ये वही कैराना है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन लड़ी थी और हार भी गई थी। ये वही कैराना है। तो मुद्दा भी स्पष्ट है और वहाँ की जनता का जवाब भी स्पष्ट है। अब उसको दोबारा से भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी हार हुई थी और बुरी तरह हार हुई थी, और मैं उसके इतिहास में इसलिए नहीं जानना चाहती कि वो सिटिंग सीट थी बीजेपी की और एक बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट लीडर थे, उनकी सीट थी, हुकुम सिंह जी की। उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को बचा नहीं पाई थी। तो पलायन का क्या मुद्दा था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी घटना है और पलायन की बात अगर है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है इस मामले में। चलिए, आपको सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है, लंच इंतजार कर रहा है। चलिए लंच पर